अब देखो, मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन जिसको कहा जाता है ना। मुद्रास्फीति जो है अर्थव्यवस्था का ट्रिक या ट्रिनिटी, तीन तो चीज होता है। एक है विनिमय दर, दूसरा है वृद्धि दर और तीसरा है मुद्रास्फीति। विनिमय दर मतलब कि एक्सचेंज रेट, वृद्धि दर मतलब ग्रोथ रेट और तीसरा जो है मुद्रास्फीति। ये तीन चीज जो आम आदमी को सबसे अधिक प्रभावित करता है उसमें एक चीज है मुद्रास्फीति ना। इसको अर्थव्यवस्था को ट्रिक कहा जाता है तीनों को ना। ठीक है, सबसे अधिक आम आदमी से पीड़ित रहता है मुद्रास्फीति के चलते। ठीक है, इसमें जो है मुद्रास्फीति अब है क्या, ठीक है ना। मुद्रास्फीति है क्या, जिसको आम बोलचाल की भाषा में जो मुद्रास्फीति होता है वो कीमतों में वृद्धि या कीमतों में सतत वृद्धि या कीमतों में लगातार वृद्धि को आदमी आम बोलचाल की भाषा में मुद्रास्फीति का मानता है ना। लेकिन इस यहाँ पर मुद्रास्फीति के साथ एक प्रश्न जरूर उठता है कि मुद्रास्फीति जो है वो केवल एक वस्तु का मूल्य या कुछ वस्तु का मूल्य बढ़ने से मुद्रास्फीति नहीं होता है, बल्कि अर्थव्यवस्था की अधिकांश वस्तुओं का जब मूल्य बढ़ता है तो वह मुद्रास्फीति के दायरे में आता है वस्तु। ठीक है ना। उसके लिए जो है मुद्रास्फीति के माप के लिए दो तरह का सूचकांक का प्रयोग किया जाता है ना। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले ही पढ़े हुए हैं उसमें। अब मुद्रास्फीति के बारे में ये जान जाया जाए कि मुद्रास्फीति बढ़ने को तो मुद्रास्फीति कहा जाता है, लेकिन जब मूल्य घटता है तो उसके लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक है अस्फीति या डिसइन्फ्लेशन, ठीक है ना, और दूसरा है अपस्फीति या डिफ्लेशन। ठीक है ना, अस्फीति या डिसइन्फ्लेशन या दूसरा जो है अपस्फीति या डिफ्लेशन ना। अस्फीति का मतलब डिसइन्फ्लेशन और अपस्फीति मतलब डिफ्लेशन। डिफ्लेशन होता है ना। अब देखो, जो अस्फीति है जिसमें मुद्रा जो है मूल्य जो है घटता है, इसमें जो है डिसइन्फ्लेशन और अस्फीति जो है इसमें जो उपभोग करता है या जो जनता है वो लाभ में रहता है, क्योंकि वस्तुओं का मूल्य जो है घटता है। ठीक है ना। लेकिन अपस्फीति जो है डिफ्लेशन, इसमें जो है अर्थव्यवस्था सुस्ती या जिसको रिसेशन कहा जाता है उसमें पहुंच जाता है ना। इसका मतलब है कि वस्तु तो रहता है, ठीक है ना, आदमी के पास परचेजिंग पावर घट जाता है ना। ये अर्थव्यवस्था के लिए घातक होता है। घातक होता है इस रूप में कि इसमें बेरोजगारी जो है वो बढ़ता है। ठीक है ना। ये अपस्फीति हो गया। ऐसे व्यवहार में जो है मुद्रास्फीति जो है मुद्रास्फीति के रूप में आदमी को परिभाषित करता है आम शब्द में ना। अगर वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो उसको कहा जाता है कि मुद्रास्फीति बढ़ रहा है। अगर वस्तु का मूल्य घट रहा है तो उसको कहा जाता है कि मुद्रास्फीति जो है वो घट रही है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मुद्रास्फीति को माप के लिए मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। दो तरह का है, एक थोक मूल्य सूचकांक है, दूसरा एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत 697 वस्तुओं का आइटम लिया गया है। आधार वर्ष 2012 है ना। उसके आधार पर थोक मूल्य सूचकांक को निकाला जाता है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए 4 को पहले से ट्रेडिशनल पर आ रहा था, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक स्तर अलग अलग क्षेत्र का भिन्न भिन्न है, इसलिए 4 को स्तर भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। इसमें सीपीआई IL माने इंडस्ट्रियल औद्योगिक के लिए ना, CPI AL मतलब एग्रीकल्चर लेबर के लिए, CPI RL माने रूरल लेबर के लिए, और EUNME ये 4 को CPI का है। उधर हम लोग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का और थोड़ा थोक मूल्य सूचकांक का अलग से वीडियो जो छोड़ दिए हैं उसमें देखा जा सकता है ना। ये CPI जो है जो तुम्हारा जाकर के 4 को, इसके जगह पर सरकार के द्वारा दो ही बनाया गया, एक CPI अर्बन और CPI रूरल। पहले 4 का लिया जा रहा था, उसको हटा करके सरकार का जो है अब CPI अर्बन और CPI रूरल। अर्बन का मतलब नगरीय और ग्रामीण CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शहरी, है ना, यह नगरीय।
ये दोनों को मिला करके भी अब नया जो प्रोविजन किया जा रहा है उसमें अब है CPI कंबाइंड, ठीक है ना। ये CPI कंबाइंड, ये अलग से वीडियो बनाएंगे, वहां देख लेना ना विस्तार में, है ना। अब देखो मुद्रास्फीति को संख्या एवं प्रतिशत दोनों में दर्शाया जाता है। मुद्रास्फीति जो है उस संख्या में दर्शाया जाता है और प्रतिशत माने जो बढ़ रहा है जो घट रहा है दोनों को, है ना। अब इसमें किसी आधार वर्ष को ले लिया जाता है 100, जैसे अभी वर्तमान में 2012 बराबर 100। अब 100 क्या है इसको समझ जाओ। आधार वर्ष अभी है थोक मूल्य सूचकांक का 2012 है ना, 11-12, ठीक है ना। तो उसमें बराबर 100 रहता है। 100 का मतलब है उसके अंतर्गत अलग अलग सेक्टर का है। थोक मूल्य सूचकांक 697 वस्तु है, तो अलग अलग सूचकांक का भार रहता है ना। क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र का कुछ भार होता है, ईंधन और ऊर्जा का कुछ क्षेत्र का जो अलग अलग कंपनी है, वस्तु है, प्रोडक्ट है, उसका भार रहता है। विनिर्माण क्षेत्र का कुछ भाग होता है, अभी सबसे अधिक विनिर्माण क्षेत्र का ही भाग उसमें सम्मिलित है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो वस्तु का मूल्य होता है 2012 के स्तर पर अलग अलग, उसको 100 तक लिया जाता है ना। अब मान लो कि 2020 में उससे तुलना करना है, तो अलग अलग वस्तु जो 697 है वो 12 का स्तर और आज का स्तर, ये दोनों को मिलाया जाता है ना, दोनों से तुलना किया जाता है। तुलना जो किया जाता है ना वो हम लोग का पॉइंट टू पॉइंट तुलना किया जाता है ना। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब समझ जाओ कि अगर पिछला वर्ष से तुलना कर रहे हैं हम लोग, तो पिछला वर्ष का 2019 के 1 जनवरी को जो डाटा होगा, जो हम लोग ज्योमेट्रिक मीन के थ्रू जो मुद्रा निकालते हैं मुद्रास्फीति, और आज माने 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2019 से 2020 तक का निकाला जाएगा एक साल, ये पॉइंट टू पॉइंट है ना। अगर इसी को साप्ताहिक रूप में लिया जाएगा तो सामान्यतः सप्ताह का अंतिम दिन लिया जाता है, लेकिन भारत के संदर्भ में ना शुक्रवार को लिया जाता है। मतलब पिछले सप्ताह का शुक्रवार का शाम को 5 बजे से इस सप्ताह का शुक्रवार का शाम को 5 बजे, एक सप्ताह में जो मूल्य जो वाइब्रेट करता है उसको तुलना किया जाता है। 100 से कम रहेगा तो मुद्रास्फीति कम है, जैसे जैसे बढ़ेगा 100 से जो भारांक के अनुसार, वैसे वैसे मुद्रास्फीति में वृद्धि गिना जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया मुद्रास्फीति। अब होता क्या है, मुद्रास्फीति क्या है, मापते कैसे है, ये तो जान गया। अब मुद्रास्फीति होता क्यों है ना, उसके पीछे कारण क्या है ना। इस कारण के बारे में दो तरह का हम लोग दो बने इस माने मुद्रास्फीति का जो ट्रेंड रहा भारत के संदर्भ में उसको देखा जाता है। इसको दो भाग दो चरणों में बांट के किया जाता है। एक मुद्रास्फीति का ट्रेंड जो था वो 70 के दशक के पूर्व, प्री 70 माने 1970 के पूर्व, और दूसरा जो है पोस्ट 70 मतलब से कि 1970 के बाद के दशक का मुद्रास्फीति का ट्रेंड है ना। इसमें से जो है जो 1970 के दशक के पूर्व, एक पहले जान जाओ ना, दुनिया भर में अर्थशास्त्री का 2 ग्रुप चलता है, एक कीन्स अर्थशास्त्रियों का ग्रुप और दूसरा जो है मुद्रा अर्थशास्त्रियों का ग्रुप। कीन्स अर्थशास्त्रियों का मांग पर अधिक झुकाव था ना, प्रबंध के क्षेत्र में मांग पर अधिक झुकाव था, उसी को चुनौती दिया गया था। 1945 में चुनौती देना प्रारंभ कर दिया गया था। मुद्रा अर्थशास्त्री लोग जो हुआ कीन्स के अगेंस्ट में मुद्रा अर्थशास्त्री लोग आया, माने ग्रुप है, ठीक है ना। तो वो लोग जो है उसको चुनौती दिया कीन्स के विचारों को। ये मुद्रा अर्थशास्त्री लोग जो है जिसका विचार जो है लोकप्रिय होगा 70 के बाद, ठीक है ना। अब 70 वाला है कीन्स का जो मुद्रा अर्थशास्त्री लोग था, ठीक है ना। अब देखो कीन्स अर्थशास्त्री लोग जो था उसके अनुसार जो विचार था, कीन्स के अर्थशास्त्री के अनुसार जो 70 के पहले था, क्यों मुद्रास्फीति होता है, ठीक है ना। इसमें जो है 2 विचार दिया, एक मांग जनित मुद्रास्फीति डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और दूसरा जो दिया लागत जनित मुद्रास्फीति, है ना। ये जो मांग जनित मुद्रास्फीति है उसके बारे में उन लोग का क्या कहना था ना कि मुद्रास्फीति क्यों होता है ना। ये मुद्रास्फीति जो है मांग जो है आपूर्ति से अधिक हो, या तो मांग जो है आपूर्ति से अधिक हो, जितना आ रहा है उससे अधिक डिमांड हो रहा है, या आपूर्ति मांग से कम हो। मांग जो है आपूर्ति से अधिक हो या आपूर्ति जो है वो मांग से कम हो, है ना। ये लोग का मानना था कि ठीक है ना, ये जब ऐसा स्थिति पर वस्तु का मूल्य जब बढ़ रहा है तो ऐसा स्थिति में है ना कर बढ़ा करके
और सरकारी खर्चों में कटौती करके जो है मुद्रा स्फीति को कम किया जा सकता है, टैक्स को बढ़ा लिया जाए, है ना। और उसका जो सरकार अपना खर्च को कटौती करेगा तो वैसा स्थिति में जो है वो मुद्रास्फीति जो है वो कम होगा उसके अनुसार ना। ऐसी सरकार जो है व्यवहार में आजकल जो है कि इसका अलग हटा दो, तो व्यवहार में सरकार क्या होता है, जब मुद्रा का मूल्य माने जो वस्तु का मूल्य जब बढ़ जाता है तो वैसा स्थिति में व्यवहार में सरकार जो है वस्तु का आयात करती है ना, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए है ना, लॉन्ग टर्म के लिए उसको पॉलिसी बनाना पड़ता है ना। वस्तु का आयात करती है, ऋणों का ब्याज दर बढ़ा देती है ना। ऋण पर ब्याज जब होता है, देखो शॉर्ट टर्म में क्या होता है ना कि शॉर्ट टर्म में तो तुम आयात कर लिया, प्याज का दाम बढ़ा है कहीं से इंपोर्ट कर लिया, प्याज जो हो गया तो फिर मान लो 10 दिन में घटने लगेगा, है ना, कि शॉर्ट टर्म हो रहा है। लेकिन मान लो कि जैसे ये ब्याज दर में जो बढ़ाया जाता है वो कैसे उसमें कमी किया जाता है, जैसे भवन फ्लैट है, फ्लैट का कीमत बढ़ गया, ठीक है ना, फ्लैट का कीमत बढ़ गया तो सरकार अगर उसका कीमत में कटौती करना चाहता है तो उसके लिए बैंक का जो ब्याज जो लेता है आदमी उसका दर को बढ़ा देता है, ईएमआई बढ़ जाएगा, ईएमआई बढ़ जाएगा तो ईएमआई कम रहने से जिस रूप में आदमी लोन लेकर के फ्लैट लेता है उस रूप में कमी आने लगेगा, कमी आने लगेगा तो भवन फ्लैट जो है कम बिकने लगेगा, नतीजा होगा मांग कम होगा तो उसका रेट नीचे आएगा। तो लॉन्ग टर्म में सरकार का जो माने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ये जो उपाय करता है ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ठीक है ना। मजदूरी में संशोधित करता है, तीनवादी लोग का था कि अगर परचेजिंग पावर अधिक आ गया है, इसी के चलते उन लोग जो है किसी भी कीमत पर मांग खरीद रहा है, नतीजा होगा कि उन लोग अपना कम करने लगता है, मतलब कि मजदूरी का भुगतान कम हो, ठीक है ना। इसीलिए मजदूरी का संशोधन करके भी इसको मांग जनित मुद्रास्फीति को दर को कम करने का उपाय बताया ना। अब देखो बी जो है इसी का 70 के दशक लागत जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति में क्या होता है ना, कच्चा माल का दाम बढ़ गया, मजदूरी जो है उसका भुगतान बढ़ गया तो क्योंकि लागत में बहुत अधिक दाम कीमत लगने लगा, नतीजा हुआ मांग उतनी ही है, पूर्ति भी उतना ही है, तो दाम जो होता है वो बढ़ जाता है। लागत अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि दाम बढ़ेगा। इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार जो है उपाय करता है, कच्चे माल जो है उस पर एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, उसको कम कर देता है, मजदूरी को संशोधन करता है। जिससे पहले था सरकारी कर्मचारी लोग था उसको एक बीए रण फंड का झोंक में होता था, आज सरकार जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में दे दिया है कि वेतने उतना नहीं बढ़ता है उन लोग का, हर साल में 2 बार बढ़ने वाला सिस्टम ही खत्म हो गया है ना। ये सब उपाय करता है ना। अब देखो 1870 के बाद में जो मुद्रावादी जो दृष्टिकोण वाला जो अर्थशास्त्री लोग था उन लोग दिया, मुद्रावादी लोग का जो विचार था उन लोग के अनुसार 2 तरह से मुद्रास्फीति बढ़ती है। एक जो है पेमेंट बढ़ गया, ठीक है ना, और दूसरा घाटा का बजट। जब सरकार घाटा का बजट बनाती है तो घाटा का बजट जब बनाती है तो घाटा का बजट बनाने के बाद जितना है, जैसे मान लो कि 2 लाख रुपया सरकार का आना है और सरकार जो है वो 2,20,000 का बजट बना दिया तो 20,000 रुपया जो है वो सरकार जो है वो छापता है, ठीक है ना, वो घाटा को पूर्ति करने के लिए। तो जब ये 20,000 रुपया अतिरिक्त छाटा तो जो पहले से मुद्रा चलन में था मार्केट में उससे अधिक ही 20,000 रुपया और मार्केट में चला गया। तो मार्केट में जब मुद्रा अधिक आ गया तो नतीजा हुआ कि आदमी जो है उसका क्रय शक्ति बढ़ जाता है। वैसा स्थिति में जो है व्यक्ति वो अधिक से अधिक परचेजिंग करने लगता है, किसी भी कीमत में परचेज करने लगता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये मुद्रास्फीति का कारण है मुद्रावादियों को, मांग जनित में भी और लागत जनित में भी यही चीज है इसका, है ना। ठीक है, हो गया।